मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के संकट के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से वो रूबरू हुए। सीएम गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोरोना जांच के लिए अमेरिका से 2 मशीनें मंगवाई गई हैं। ये मशीनें हर रोज 4000 जांच करने में सक्षम है। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि रोजगार के हिसाब से ज्यादा दिन तक बंद नहीं रखा जा सकता। नियम तोड़ने पर सजा का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर सीएम गहलोत ने कहा, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, प्रवासी मजदूरों को लेकर कई राज्यों के प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना अभी आनाकानी कर रहे हैं। इसको लेकर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विशाल सूर्यकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल जी, एक बार फिर पत्रिका ने वो मुद्दा उठाया जिसकी ज़रूरत है और जो सवाल काफ़ी बड़ा पूरे प्रदेश के अंदर इस वक्त बना हुआ है। शहरी रोज़गार और जो रोज़गार एजेंट की बात लगातार की जा रही है पत्रिका की तरफ से, उसको लेकर आज सीएम ने क्या कुछ कहा? देखिए, यहाँ पर 2 मुद्दे हैं। पहला तो ये कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार की क्या स्थितियां रहेंगी, और दूसरा सवाल ये था कि शहरी इलाकों के अंदर क्या रोजगार गारंटी कानून को लाने पर सरकार बात कर रही है। तो इसका स्पष्ट रूप में जवाब है वो उस रूप में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये जो सवाल का जवाब है वो केंद्र के पाले में डाल दिया और कहा कि केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, गांव और शहर में लोगों की सहायता मिले। ये महत्वपूर्ण बात है कि अब केंद्र सरकार से मदद चाह रही है राज्य सरकार। लोग जो रोजगार खो चुके हैं उनकी मदद के लिए इमदाद है वो केंद्र सरकार को करनी होगी, ये मांग है वो की जा रही है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण उसके अंदर पहलू ये था कि आज की स्थिति के अंदर जो सरकार के पास में संसाधन हैं और जिस रूप में काम चल रहा है उसमें किस चीज की ज्यादा जरूरत है और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या राजस्थान सरकार है वो कर्ज ले रही है। इस पर गहलोत ने कहा कि 7,750 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है, लेकिन अभी भी केंद्र से हमको इमदाद की जरूरत है। किसी भी तरह की दिक्कत है वो नहीं आने देंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था है उसका बुरा हाल है और केवल 2 महीने के अंदर ही राजस्थान को 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है और रेवेन्यू केवल 10% तक आकर टिक गया है। और ऐसे में अलग अलग विभिन्न मदों के अंदर जो बजट एलोकेशन किया गया था उसको रीशेड्यूल करने की जरूरत है। ये उन्होंने कहा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बजट घोषणाएं हुई हैं अब नए सिरे से राजस्थान की सरकार है उसके ऊपर विचार करेगी। बजट एलोकेशन है उस पर देखना होगा। रिफाइनरी जैसे प्रोजेक्ट है या मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट है या अलग अलग जिलों के अंदर फ्लाईओवर्स और पुल बनाने के प्रोजेक्ट है, उनको तमाम बातों को अब रिव्यू करना पड़ेगा, मेगा प्रोजेक्ट्स को। और पूरा बजट है एक तरह से फोकस हो जाएगा कोरोना के दौरान जो जिस तरह से युद्ध चल रहा है और कोरोना के बाद की परिस्थितियां अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। तो गहलोत सरकार है उसको बड़े पैमाने पर तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण मसला था कृपा वो ये कि जो प्रवासी हैं उनके लिए ठीक है आपने पहल कर दी है कि वो लोग अपने घर पर आ सकेंगे, लेकिन मुद्दा ये कि कई राज्य हैं उन्होंने अभी उस तरह रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि कैसे वो व्यवस्था करेंगे, क्या कुछ होगा। जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यहाँ के जो राज्य सरकार है उन्होंने उस रूप में दिलचस्पी नहीं दिखाई है कि मजदूरों का बड़ी तादाद में आना जाना है वो हो। कहीं आप सबके अपने अपने कंसर्न है। यूपी बिहार है वो देख रहा है कि इतनी बड़ी फौज है, लगभग 28-30 लाख मजदूर अगर राज्य में आएंगे तो फिर उनके लिए क्या प्रबंध करने पड़ेंगे, क्या संसाधन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु है और अन्य जो राज्य है, महाराष्ट्र है, वो ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में अगर लोग चले जाएंगे तो फिर हमें जो यहाँ पर मानव शक्ति या श्रम शक्ति की जरूरत है उनकी कैसे पूर्ति होगी। तो सब हर राज्य सरकार है वो अपने नजरिए से देख रही है, लेकिन गहलोत ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि वो जो प्रवासियों की भावना है उसका सम्मान करें, उसके मद्देनजर ही काम करें। और तमाम राज्यों को केवल केंद्र सरकार को ही कहना है कि इन मजदूरों को भेजा जाना है, पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन की चलाने की है वो अनुमति मिल चुकी है। ये महत्वपूर्ण पहलू ये था। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी वो ये थी कि प्लाज्मा थेरेपी है उसका प्रयोग है वो एसएमएस हॉस्पिटल में कल से शुरू हो जाएगा और ये केवल जो बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं उन्हीं के लिए उपयोग के अंदर आएगी। हालांकि ये टेस्टेड है लेकिन प्रूवन नहीं है कि 100% ये थेरेपी है वो काम कर लेगी। तो लगातार प्रयोग के चरण में है और जो कुछ प्रयोग हो रहा है वैश्विक स्तर पर उसमें एसएमएस अस्पताल की भी बड़ी भूमिका है।
तो ये 2-3 बड़े महत्वपूर्ण मसले थे जो आज बिल्कुल। की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सामने निकल कर आए। विशाल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो फैसले थे, जो बातचीत थी, वो आपने दर्शकों तक पहुंचाई, जानकारी पहुंचाई। लेकिन यहाँ एक सवाल ज़रूर बनता है विशाल जी कि केंद्र की तरफ उम्मीद भरी जो नज़रें हैं, लगातार जो केंद्र की तरफ सरकार ने आज भी उसी सवाल का वही जवाब दिया। तो ऐसे में कब तक हम उम्मीदों पर रह सकते हैं, क्योंकि कदम उठाने होंगे अगर बाकी जो राज्य हैं वो अनुमति दे भी देते हैं, ऐसे जो जितने भी मजदूर हैं, जितने भी प्रवासी, जितने भी कामगार हैं वो वापस आ जाते हैं, तो इस चुनौती से तो निपटना ही होगा। तो सरकार को कुछ तो तैयारी उसको लेकर करनी ही होगी। नहीं, बिल्कुल वाजिब है और सरकार को तैयारी करनी होगी। सरकार अपने रूप में करने का दावा भी कर रही है। केंद्र सरकार से पैसा मांगा जाना ये एक आर्थिक जरूरत भी है और कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टंट है वो भी नजर आता है, क्योंकि कल हमने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह से बात की थी, आपको याद होगा। तो उन्होंने जिस रूप में बात ये कही थी कि हम लगातार पैसा दे रहे हैं राज्यों को, और अगर पानी के अलग अलग व्यवस्थाओं के लिहाज से केंद्र सरकार है वो राज्यों को पैसा देती आई है। कल गजेंद्र सिंह ने बताया कि 1440 करोड़ रुपए पानी के प्रबंध के लिए सरकार के पास मौजूद है। इसी तरह मिनरल फंड के अंदर है, सभी जिलों के अंदर पैसा है वो उपलब्ध है। तो तमाम अलग अलग स्तर पे पैसा है वो उपलब्ध है। यहाँ पर सरकार क्या चाह रही है? सरकार ये चाह रही है कि वो पैसा है वो बरकरार रहे जो केंद्र की तरफ से अलग अलग मद के अंदर मिलता है, और उसके ऊपर राज्यों को ग्रांट की जरूरत है, क्योंकि ये एक तरह की वैश्विक आपदा है, देश भर के अंदर लॉकडाउन है और ये आर्थिक इमरजेंसी जैसी स्थिति है राज्यों के लिए, क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है। राज्यों को खड़ा होने के लिए अभी हम देखते हैं कि पूरा अगर टैक्स का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो जीएसटी है वो सेंट्रलाइज टैक्स हो गया है। तमाम व्यापारी हैं वो टैक्स भरेंगे, उनको वहां से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग अलग राज्यों के अंदर उसका हिस्सा देगी। तो एक प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो गई है। दूसरा उसके अंदर मुद्दा ये है कि राज्य सरकार के पास में या तो आबकारी है, आरटीओ है, रजिस्ट्री करवाने का पूरा मामला है, ये ही कुछ सिलेक्टेड अधिकार हैं जो बचे हुए हैं जो राज्य के मद के अंदर आते हैं टैक्स कलेक्शन के लिहाज से। अब पूरा लॉकडाउन है, कोई भी अगर आबकारी की बात करें, शराब की दुकानें लगातार बंद है तो वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी और ये काम जो होते थे उससे पैसा नहीं आ रहा है। आरटीओ की तमाम गतिविधियां हैं वो ठप पड़ी हुई हैं, वहां से पैसा नहीं आ रहा है। कोई नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन है उसका पैसा नहीं आ रहा है। तो अपने आप में ये चुनौतियां बड़ी हैं कि रेवेन्यू लॉस जबरदस्त हो रहा है। और ऐसे में आज नहीं तो कल ये आप देखिएगा कि 6 या 7 तारीख को वित्त मंत्री जो है उन्होंने बकायदा टास्क फोर्स भी बना दी है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलना है राज्यों को या नहीं मिल रहा है, लेकिन ये मुद्दा थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है, थोड़ा इकोनॉमिकल है। राज्य सरकार ये चाह रही है कि लगातार हमको तुरंत मिल जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए पूरा टास्क फोर्स बना दी है। और मेरे ख्याल से 6 या 7 तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री है उसकी अध्यक्षता में बैठक होगी, उनकी अध्यक्षता में, और उसके बाद में चीजें काफी हद तक है वो तय हो जाएंगी और राज्यों को उनका अधिकार मिल जाएगा। मुद्दा ये है कि राज्य सरकार ये कह रही है कि जैसे आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जो 21 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं मिल रहा है बाजार के भाव से इसे लेना पड़ रहा है, और वो हमको मुफ्त मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे 25 सांसद हैं राजस्थान से, जिस पार्टी की सरकार है केंद्र के अंदर। केंद्र सरकार कह रही है कि एफसीआई के गोदामों से खरीदा जाना है, ये पूरी व्यवस्था है, सिस्टम का हिस्सा है। इस सिस्टम को बदलना है तो उसके लिए अलग तरीके से काम करने की जरूरत है, लेकिन अभी राजस्थान सरकार को गेहूं पहुंचा दिया गया। तो अब इसके अंदर आप देखिएगा व्यवस्थागत तकनीकी मुद्दे हैं जो आज नहीं तो कल उसको पूरा होना है या पूरे होने वाले हैं, और ऐसे मौके पर कुछ चीजें हैं वो उठाई जाती हैं। ये राजनीति का अपना मिजाज है और केंद्र और राज्य सरकार के अंदर विपरीत पार्टी की सरकारें हैं, ये प्रक्रिया हमको देखने मिलेगी। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि सही वक्त में राहत है वो राजस्थान को मिलनी चाहिए, राजस्थान के लोगों को मिलनी चाहिए, प्रवासियों को मिलनी चाहिए। कोरोना काल ने सब कुछ ठप कर रखा है, कारोबारियों की जिंदगी ठहरी हुई है, आम लोगों की जिंदगी ठहरी हुई है, जो ग्रामीण मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, शहरों के अंदर बढ़ती बेरोजगारी है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, तमाम लोगों को मदद मिलनी चाहिए। और ये ज्यादा दिन तक खेल चलने वाला नहीं है, इसको लेकर स्पष्ट है वो राय के साथ में केंद्र और राज्य सरकार को आना पड़ेगा। यहाँ विशाल जी एक और बात, पूरी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रही उस दौरान सीएम गहलोत की तरफ से जो निकली सामने वो ये रही कि पूरी तरह से पाबंदी रखना संभव नजर नहीं आता, क्योंकि अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं, सीएम गहलोत ने कहा कि उसकी स्थिति को सुधारना बेहद ज़रूरी है। तो क्या लगता है कि ये जो संदेश था, एक प्रकार से ये जो मैसेज था उनका, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि कुछ जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ जो ढील है वो आने वाले दिनों में मिलेगी प्रदेश की जनता को, या यहाँ के जो कारोबारी हैं, यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो सुधर सकती हैं?
नहीं, ये बात सही है। इसको लेकर एक बकायदा गाइडलाइन है वो जारी होंगी और आज रात को एसीएस है उनकी ओर से वो ऑर्डर रात को जारी होगा। कुछ नियम सरकार उसमें ये रास्ते पे आ रही है कि लॉकडाउन का ये तीसरा फेज है, वो केवल कंटेनमेंट जो जोन है वहीं तक सीमित रह जाए, इससे आगे है वो गतिविधियां हैं वो शुरू हो जाए। जहां पर कंटेनमेंट जोन का मतलब जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं और कॉर्डन ऑफ कर रखा है उस पूरे एरिया को, उस इलाके को कर्फ्यू लगाकर या अन्य गतिविधियों के जरिए, वहां पर उस एरिया को छोड़कर अब जैसे जयपुर है, अगर जिला देखेंगे पूरा जयपुर जिला है वो रेड जोन के अंदर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आबादी ज्यादा है, मामले ज्यादा निकल रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पूरा जयपुर जिसमें 35-40 लाख लोग रह रहे हैं, उस आबादी को एक मोहल्ले या एक इलाके के अंदर जो मिल रही समस्या उसके आधार पर जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो जहां पर केसेस मिल रहे हैं वहां 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस पर कर्फ्यू लगाकर बाकी जगह गतिविधियां हैं वो शुरू करनी पड़ेंगी। सरकार उसी दिशा में बढ़ रही है और उसके लिए प्रोविजन ये किया है कि अगर मास्क नहीं लगाया तब जुर्माना क्या, अगर इधर उधर थूकने की कोई किसी की आदत है तो उसको रोकने के लिए जुर्माना, अगर कोई पब्लिक गैदरिंग करता है बिना परमिशन के लिए उसके लिए क्या जुर्माना होगा, तो वो राशि इसको लेकर पूरा एक नोटिफिकेशन है आज रात को निकलेगा सरकार का। और सख्त हिदायतों के बीच में, सख्त स्थितियों के बीच में धीरे धीरे सरकार है वो गतिविधियों को शुरू करेगी क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार ने बकायदा गाइडलाइन है वो जारी कर दी है और 4 तरह के जोन है वो क्रिएट किए हैं यहाँ राजस्थान सरकार ने। आपको ये बता दूं, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन तो हमने सुना था, यहाँ कंटेनमेंट जोन के रूप में एक और क्लासिफिकेशन कर दिया है। इस क्लासिफिकेशन का मतलब कृपया बिल्कुल स्पष्ट है कि इन कंटेनमेंट जोन है उसके अंदर किसी तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी, ये बिल्कुल तय है। लेकिन जो रेड जोन है उसके अंदर गतिविधियां हो पाएंगी, चाहे वो दफ्तर खुलना है लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो केंद्र सरकार के 33% स्टाफ के साथ में आपको खोलना है, तो इस तरह की गतिविधियां हैं वो शुरू हो सकेंगी। इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं क्योंकि लड़ाई कितनी आगे चलेगी इसका अंदाजा किसी को पता नहीं है। 17 मई के बाद ये स्थिति आगे जारी रहती है, कोरोना को लेकर ये युद्ध जारी रहता है, कितने केसेस आते हैं, लॉकडाउन आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है, इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। लेकिन पूरे देश भर के अंदर अभी जो आज की स्थिति है उसको समझने की जरूरत है। केवल 7 राज्य हैं जहां पर कोरोना के केसेस ज्यादा हैं, कई राज्य ऐसे हैं जो कोरोना फ्री हो चुके हैं। जिलों के अंदर भी हम देखेंगे रेड जोन के अंदर 4 या 5 जिले हैं राजस्थान के हैं। इसके अलावा ऑरेंज और ग्रीन जोन में, जो ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर है वहां पर वो छूट है वो मिलने लगेगी। अभी मुझे लगता है 15-20 दिन का जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है वो इसीलिए कि प्रवासी जो बड़ी तादाद है, कम से कम 2 से 3 करोड़ प्रवासी हैं पूरे हिंदुस्तान में, इधर से उधर होंगे मेरा अंदाजा है। और ऐसे में 15 लाख तो राजस्थान से ही हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं और यहाँ से जाना चाहते हैं। तो एक बार ये पूरी गतिविधि हो जाए इसके बाद में 15 दिन 20 दिन के अंदर लक्षण है वो सामने आने लग जाते हैं कोरोना की जिस तरह की हिस्ट्री रही है, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके इलाज शुरू हो पाएगा। लेकिन इसके बाद अन्य जगहों पर गतिविधियां हैं वो जारी हो जाए। बिल्कुल विशाल जी, सही कहा आपने, रास्ते तो निकालने ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई।